सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दील होते हुए हालात। आज का जो दिन है वो आप कह सकते हैं गुज़श्ता 15-16 महीनों में इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी सियासत में सबसे जो जिसे जोशीला किस्म का दिन कह सकते हैं, गर्म दिन कह सकते हैं पाकिस्तानी सियासत का। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक भरपूर स्टेज इस्लामाबाद में सजाया, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। बिलावल रात को भी पहुँचे, बिलावल ने खिताब किया और बिलावल आज भी मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे खिताब किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। तीनों का जो खिताब था, मौलाना साहब का, बिलावल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, उसमें एक कॉमन पॉइंट तो ये है, जाहिर बात है इमरान खान साहब पर तनकीद, लेकिन एक और कॉमन पॉइंट ये था कि तीनों ने नाम लिए बगैर लेकिन खुलकर फ़ौज के ऊपर और हमारी खुफिया एजेंसी के ऊपर, यानी नाम लिए बगैर इशारतन खुलकर तनकीद की है कि ये सब लोग इमरान खान के पीछे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमें 10% भी इतनी सपोर्ट इनकी तरफ से मिल जाती तो हम न जाने क्या कुछ कर देते। मौलाना साहब ने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दे दी है इमरान खान साहब को इस्तीफे के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने आज गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर NRO के हवाले से दोबारा से इन तमाम जमातों को एक पैगाम दिया है। यानी मौलाना का पैगाम और इमरान खान साहब का पैगाम जरा सुनवा दें। जितनी मर्जी देर आपने बैठना है बेशक बैठे। एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको NRO नहीं मिलेगा। इन सबको डर लगा हुआ है कि बारी सबकी आ जानी है। राइट। और इमरान खान साहब ने जो मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद की, इमरान खान साहब थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में, यानी अगर जलसों में पब्लिक की तरफ से कोई डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो खान साहब मुस्कुरा देते और मुस्कुराहट से पैगाम देते थे, खुलकर बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आज लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन थी, जिसको उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मौलाना साहब के खिलाफ निकाला और काफ़ी देर तक और खुल के और हर तरह का सख्त लफ्ज़ उन्होंने मौलाना के बारे में इस्तेमाल किया। दिखाएं। फजल रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? जितने खुश पाकिस्तान के दुश्मन हो रहे हैं फजल रहमान की मार्च से, सिर्फ आप हिंदुस्तान का मीडिया देख लें। जो हिंदुस्तान का मीडिया खुश है आज फजल रहमान को दिखा दिखा के, ऐसे लगेगा कि फजल रहमान इंडियन नेशनल है, जिस तरह के वो हिंदुस्तान के लिए कोई मुल्क आजाद करने आ रहा है। जो इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए और पैसे बनाने के लिए, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। और इसको देख के इस्लाम की तरफ तो कोई नहीं आएगा, इस्लाम को छोड़ सकता है इसको देख के। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के सहाफ़ी और तज्जा निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख याकूब साहब, ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इन्होंने ही मौलाना फजल रहमान साहब को 25 जुलाई 2018 को शिकस्त दी थी। और मैं प्रोग्राम से पहले इनसे तंजन कह रहा था कि गुस्सा मौलाना साहब को आप पर निकालना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा सारे मुल्क पर निकाल रहे हैं। और अता तारड़ साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब का भी बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मौलाना साहब का मसल्स आज उन्होंने दिखाए हैं भरपूर, यानी सारी जमातें इकट्ठी थी। आज मौलाना साहब की वो सारी तहरीक का जिसको उरूज कमाल कहते हैं वो था। कितना बड़ा शो किया मौलाना साहब ने? देखिए अमीर अब्बास साहब ने जो इंट्रो में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, 1.25 साल तो ये गुड्डी गुड्डे का खेल खेलते रहे अपोजिशन, क्योंकि नैब ज़्यादा थी और नैब ज़दा भी थी। करप्शन के इल्ज़ाम थे, सिर्फ ट्वीट्स पे अपोजिशन करते रहे, प्रेस रिलीज पे करते रहे, टॉक शो में करते रहे। मौलाना ने जो सियासत का असल हुसन है उसको आज सड़क पे ले आए, पार्क में ले आए, स्टेज पे ले आए। स्टेज 1.25 साल में पहली दफ़ा जो बड़ी जमातें बनती नहीं वो सियासत से बेदखल हो चुकी थी, सिर्फ सोशल मीडिया तक थी। आज मेरे ख्याल में उनका शो बेहतर रहा। ये मैन पावर, सबका ख्याल था कि दीगर दोनों जमातें इन हालात में मैन पावर इकट्ठा नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास आवाम को देने के लिए नया वादा कोई नहीं है। 3 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, अच्छी या बुरी, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाता।
मौलाना साहब के पास मदरसों की पावर थी, उनके पास अफ़गानिस्तान से कुछ मरासम थे, उसके तहत वो इमरान खां के साथ जिक जैक करके उनकी नाहल टीम के साथ पहुंच गए। मुझे याद है इमरान खां का जब धरना होना था तो मुस्लिम लीग खून और माफ़ी चाहता नून लीग की हुकूमत थी। उससे पहले ताहिरुल कादरी अभी पाकिस्तान में नहीं आए थे तो 100 लोगों को गोली मार दी थी। 15 दिन पहले क्रैकडाउन हो गया था। तो आज मौलाना ने बहरहाल अपोजिशन को जिंदा कर दिया, ये क्रेडिट अपोजिशन को जाता है। तारड़ साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। पहली इब्तदाई इतलात थी कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब किसी कीमत पर इस्लामाबाद के जलसे में नहीं जाएंगे, लेकिन आज बिलावल का जलसे पे होना स्टेज पर और मोहतरम अच्छा भट्टी साहब शहबाज शरीफ साहब का होना, मेरा ख्याल है ये हुकूमत को सोचना होगा। भट्टी साहब देखिए, जो लोग मौलाना साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, यानी मौलाना साहब ये तहरीक तो मौलाना साहब ने आज से कई महीने पहले चलाने की कॉल दे दी थी, रहबर कमेटी बनी, सबको इकट्ठा कर रहे थे और तारीख पर बाद में अनाउंस हुई, जो कि अगरचे मौलाना साहब ने एक तरफा तौर पर कर दी थी कि जी 27 अक्टूबर पर, बाद में वो 31 हो गई। लेकिन जो मौलाना साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि जी मौलाना साहब के पास तो बंदे ही कोई नहीं है, ये तो सिवाय डेरा इस्माइल खान के अलावा क्या बंदे निकालेगा, मौलाना भाग जाएगा, ये उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो मौलाना साहब के, जिन्होंने मिसरीड किया मौलाना साहब के मसल्स को? देखिए, उन्होंने मिसलीड किया कि मौलाना साहब का 2% टोटल वोट था, मादी में भी उनके नहीं था, लेकिन उन दोनों का इशू ये था कि उन्हें पता था कि वो मूवमेंट नहीं चला सकते। दूसरा इशू ये था कि इस सारी 2018 के इलेक्शन में लूजर सबसे बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। उनके पास कश्मीर कमेटी क्या डेरा इस्माइल खां की कोई मार्केट कमेटी भी नहीं उन्हें मिली। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत थी, बहुत बड़ी एक सोने की कान है जो पिछले 12 सालों से है। मुस्लिम लीग नून की भी मेजोरिटी है, बहरहाल अपोजिशन का भी लीडर उनका है, वफाक में पंजाब में भी उनकी अक्सरियत है। तो मौलाना फजलुर रहमान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो हर हिस्से में हर हाल में हिस्सा लेना चाह रहे थे। आप याद होगा पहली एपीसी में ही उन्होंने कहा जी सारे रिजाइन दे दे। तो मुझे याद है उसी कमेटी के मुस्लिम लीग नून के लीडर रात को मुझे मिले तो मैं क्या जी सुना है कि एपीसी में ये मुतालबा किया, कहता मौलाना को आप तो कुछ रहा नहीं तो साडा कुछ रहना नहीं देना इन्हें, तो बेवकूफ़ा इसकी बात मान जाए तो हम इसके साथ खेलते रहेंगे। तो बहरहाल मौलाना का शो आज अच्छा है और पीपल्स पार्टी, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब खुद गए और बिलावल दोबारा गए आज, क्योंकि उन्होंने एक स्टेज बना लिया था। तारड़ साहब भट्टी साहब ने कहा कि हिस्सा मौलाना साहब का, देखिए कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, मौलाना साहब का सियासी जुस्सा मुस्लिम लीग नून की निस्बत बहुत छोटा है, इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून का सियासी जुस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन इंप्रेशन ये आ रहा है कि मौलाना साहब हिस्सा बकदरे जुस्सा, हिस्सा ज्यादा ले गए, जुस्सा मुस्लिम लीग नून का था, हिस्सा मौलाना साहब ले गए। बहुत शुक्रिया मीर अब्बास साहब। मौलाना साहब ने जिस तरह अपोजिशन को इकट्ठा किया और आज इस्लामाबाद के बराबर से मैं खुद स्टेज पे मौजूद था और कल रात भी मैंने वहाँ पे लोगों के दरमियान फिर के देखा, इसमें कोई शक नहीं कि उनको इस अवामी तहरीक शुरू करने का क्रेडिट जरूर जाता है। हमने इसमें जो है मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, हमने अपने तमाम तर मेंबरान वो चाहे केपीके से हो, वो चाहे बलूचिस्तान से हो, वो चाहे सिंध से हो, हमारे काफिले पूरे मुल्क से आए और हमारे बाकायदा जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनकी बाकायदा मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया था जिसको मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा था। तो हमारी भी आज जो है वो तादाद बड़ी अच्छी रही और हमने बाकायदा टाइमिंग उसकी स्टैगर की हुई थी, तो हमारे काफिलों ने भी इसमें शिरकत की। बट इसमें कोई शक नहीं कि इसको लीड करने का, इसको ऑर्गेनाइज करने का कामयाबी जो पोस्टर बॉय, यानी पोस्टर बॉय इस पूरी, यानी ऑपोजिशन, ज्वाइंट ऑपोजिशन का ये शो था जिसमें रहबर कमेटी में सारे 9 लोग आपके शामिल थे, लेकिन जो पोस्टर बॉय है वो मौलाना साहब बने हैं। जी इसमें कोई शक नहीं है जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उनको इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने जो है वो बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, और ये उन्होंने तहरीक आज की शुरू नहीं की, वो पिछले कुछ 3 माह से तो इसकी तैयारी कर रहे थे एंड इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। और वो इंप्रेशन भी डिस्पेल हुआ कि शायद ये मदरसे के बच्चों को लेके आएंगे और उस तरह के लोगों को लेके आएंगे। मैंने कल जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर उनके देखे बलूचिस्तान के काफिले में। मैं सुबह 4 बजे तक अमीर अब्बास साहब खुद मौजूद था, मेरी वहां लोगों से मुलाकात, बातचीत भी की।
तो वो इम्प्रेशन भी जो था एक रिलीजियस कार्ड के इस्तेमाल का और मदरसे के लोगों के को लाने का, वो भी बहुत हद तक डिस्पेल हुआ है और ग्राउंड लेवल का सियासी वर्कर जो है वो इसमें शरीक रहा है। और ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं, इनसे आप बातचीत करके देखें तो उनको मईशत से लेके तो सियासी हालात तक हर चीज पर मुकम्मल आगाही जो है वो होती है। जी राइट। याकूब शेख साहब, काउंटडाउन आपका आज मौलाना साहब ने शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे, और ये कोई रेफरी नहीं है कि काउंटडाउन कर सकते हैं, अल्लाह की बड़ी है। और इज़्ज़ो मन तशाओ तुज़िल्लु मन तशाओ, बहुत बड़ी बड़ी बरक़ें मारी गई हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। देखिए आमिर अब्बास साहब, आज जमहूरियत के ठेकेदार जमा हुए, ठीक है ना जी। और इस जमहूरियत के इस इज्तिमा में आपने देखा कि जनाब वैसे झंडे बहुत ज़्यादा थे, डंडे भी बहुत ज़्यादा होंगे, बंदे इतने कोई ज़्यादा नहीं थे। आप अगर कंपेयर करें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज का विज़िट था गिलगित का, तो मेरे ख्याल में उसमें भी आप देखेंगे यानी कोई ट्रम्पेटेड नहीं था, कोई उसके लिए महीने से कैंपेन नहीं चल रही थी। पूरे पाकिस्तान से एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को इकट्ठा करके लाने वाली बात नहीं थी, तो वो तो वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक चीज़ आपने नोट नहीं की होगी, आपको झंडों से अंदाज़ा लगा होगा कि ये जो बड़ी मोहब्बत और इस वक्त कैम हो चुकी हुई जनाब हनीमून जो चल रहा है इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ का, जो एक दूसरे के मतलब बाल खींच रहे थे, एक दूसरे को गलियों में घसीट रहे थे, वो तो लव हेट रिलेशन है ना, वो तो चलता हेट रिलेशन लेके देखें, ये मकसद के लिए किसी एक पर्पज़ के लिए इकट्ठे हो गए। इनकी भी आप देखें ना एक मुनाफकत की आप इंतहा देखें कि इन्होंने वहाँ पे इनको रिसीव किया, इधर भी रिसीव किया होगा, लाहौर में रिसीव किया होगा, लेकिन आपको इनका एक झंडा नज़र नहीं आया होगा। आप अगर देखते ना कि बिलावल साहब बहुत ज़ोर से चीखें मार मार के वो बेनज़ीर बनने की भी कोशिश कर रहे थे और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बनने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों सूरतों में वो नाकाम हो रहे थे। तो वो चीखने चिल्लाने से तो आपका कोई जो आप पॉइंट आप देना चाह रहे हैं उसको बाय करने को तैयार नहीं होता। आप लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक का हम समझ चुके हैं। लॉजिक वो इकोनॉमी, उनके पास इकोनॉमी लॉजिक है, महंगाई लॉजिक, इकोनॉमी के लॉजिक। मैं जब भी इसके ऊपर बात करते हैं ना, तो फिर इनको उसको समझना चाहिए। फिर इसमें भी मुनाफकत ना करें कि आप 35 साल में जो किया आपने, हम तो आपसे ये कहते हैं कि यार आप उसका ये हिसाब किताब जो लूट के ले गए वो दें, हमने जो कुछ नहीं किया आप उसका हमसे हिसाब लें। इकोनॉमी के ऊपर मैं आपको बहुत सारी फिर चीज़ें गिनवा दूंगा, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हमने रिकवरी शुरू कर दी हुई है। और अमीर अब्बास साहब, खुदा के वास्ते इस बात को समझें, मैं जब भी टॉक शोज़ में बैठता हूँ इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि देखिए इमरान खान साहब की टीम, फेडरल कैबिनेट हमारी हर हफ्ते मिल रही है, बैठ रही है, ये बगैर किसी मकसद के नहीं बैठ रही, कोई जख्मा मानने के लिए नहीं बैठे, एक एम होता है, काम कर रहे होंगे आप कहना और चाह जो रहे हैं। इन्होंने गंद किया था, जो ब्रशिंग अंडर द कारपेट थी, मैं मतलब ये कहते हुए उसको हम ठीक करते बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि हर एक इदारे में अगर आप हमें आपकी नीयत पे शक आपको नहीं पता है। चलेगा। आप देखें, ये आप जो फरमा रही है बहुत पढ़ी लिखी बातें हैं कि जी मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, उसमें चीजें डिस्कस हो रही हैं, इकोनॉमी, रोड मैप, ब्लूप्रिंट, फला फला। आम आदमी कह रहा है कि जी मैं जितने में आटा खरीदता था, चीनी घी खरीदता था, उतने में नहीं खरीद रहा, यूटिलिटी बिल्स महंगे हो चुके हुए हैं और बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ महंगी हैं। एक मुल्क के अंदर इकोनॉमी के क्राइसिस का एक हवा चल रही है, आम आदमी तो इसको देख रहा है ना। देखें बिल्कुल आम आदमी इसको देखता है, आम आदमी हमारे इस 12 महीने की स्ट्रगल को देखता है और उधर से फिर 35-40 साल जो कुछ होता रहा उसको भी देखता है, ठीक है ना। आम आदमी भी इस वक्त समझदार है। और आप देखिए कि यहाँ पे मौलाना साहब का जो प्रॉब्लम है वो ये है, उनकी अब अगर आप हल्के वाइज उनकी स्टैंडिंग देखें ना, तो फिर आपको पता है कि उनके स्पार्ट्स है उनकी। और एक हकीकत आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखिए कि मौलाना साहब को जहाँ से भी सीटें मिलती हैं ना, बदनसीबी से वो इलाके होते हैं जो सबसे अंडर डेवलप्ड एरियाज है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको आप नोट कीजिएगा। जहाँ से भी ये जीतते हैं, चाहे KPK की जो पॉकेट्स हैं, चाहे वो जो आपके जो उसके सिंध में वोट बैंक है, नवाबशाह में, लाड़काना में कोई एक आध सीट होती है उनकी, सीट नहीं, वोट बैंक है। पंजाब में जहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम होता है और वहाँ पे मुतबादिल नुमाइंदे मौजूद हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, और फिर जो अवेयरनेस देते हैं, जो एक लोगों को बताते हैं कि भाई आपके हकूक़ क्या है, वहाँ पे इनकी एक भी सीट नहीं होती। पूरे पंजाब में इनकी एक भी सीट नहीं होती, ट्रेडिशनली नहीं होती। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे आप एजेंडा सेल करें। एजेंडा कौन सा सेल कर
करें, इस्लाम का एजेंडा सेल करें। खुदा के वास्ते इस्लाम के एजेंडा को आप मजीद सेल नहीं करो ना, आपका सेल होगा। अच्छा, वो तो गया, वो कहते हैं गया। अगर इमरान खान रियासत मदीना, वो कहते हैं इमरान खान भी तो रियासत मदीना का नाम लेते हैं ना, रिसालत के ऊपर इमरान खान इस्लामी एजेंडा सेल करे, हम ना करें। नहीं, इस्लाम वो बात करते हैं, वो शुरू भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते हैं। मतलब ये होता है कि अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझे से मदद मांगता हूँ, ठीक है ना जी। हम ये बढ़ के नहीं मारते। और आज मुझे अफसोस होता था कि एक मजहबी लीडर जब ये बढ़ के मारे कि भाई हम आ रहे हैं और हम घसीट के ले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से, यार कोई खाला जी का घर नहीं है भाई। पहले तो अल्लाह से डरो, अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के साथ कर सकती। इतने बड़े बोल ना बोलो कि बड़े बोल आपको ले जाएंगे, आपको इतनी पस्ती में ले जाएंगे कि आप उठ नहीं सकोगे। ये बोल जरा बोल सुनवाते हैं। मैं भट्टी साहब आपके पास आता हूँ। खैर पाकिस्तानी सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें नामुमकिनात का मुमकिन पाकिस्तानी सियासत का असल नाम है। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले 22 जुलाई 2018 को खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी का, भुट्टो साहब का, बिलावल साहब के नाना का जिक्र, पीपल्स पार्टी का जिक्र किन अल्फाज में किया था, ये जरा दिखाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी गुफ्तगू का आगाज जमहूरियत से होता है और जिसका खात्मा जमहूरियत पर होता है। जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुआ तो उसकी अक्सरियत का इनकार उस वक्त पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। इसको कहते हैं जमहूरियत, कि आप कौम की मुंतखब अक्सरियत का इनकार कर दें। और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त ये कहा था, इधर हम और उधर तुम। उन्होंने कहा था 2 पार्लियामेंट होने चाहिए, उन्होंने कहा था 2 वजीर आजम होने चाहिए, मशरक़ी पाकिस्तान का वजीर आजम अपना और यहाँ का वजीर आजम मैं हूँगा। मुल्क को 2 लख्त करना, जमहूरियत का इनकार करना। और फिर सन 1973 में बलोचिस्तान की मुंतखब असम्बली और उसकी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया, ये थी उनकी जमहूरियत का आगाज। सन 1977 के इंतखाबात में मुल्क भर में धांधली की गई, ये भी इसी पीपल्स पार्टी की तारीख है। आज वो हमारे सामने किस बुनियाद पर जमहूरियत की बात करते हैं। जी भट्टी साहब, आज बिलावल साहब साथ खड़े हुए थे मौलाना साहब के, अब पता नहीं ये क्या सियासत है और क्या खेल है भट्टी साहब। अच्छा अमीर अब्बास साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह हाँ बहुत जीरक सियासतदान थे और मुझे उनके साथ अक्सर बैठने का मौका मिलता था। वो जब कोई टका के झूठ बोलता थे ना कोई भी बंदा, तो वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। सही। और एक और सियासतदान के बारे में उन्होंने कहा, यार सारी उम्र सियासतदानों से डील की, पहली दफ़ा ताजरों से की तो मारा गया, लेकिन खैर वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़ी बदकिस्मती है, हमारे पॉलिटिशियन सब काबिल एहतराम है, हुकूमतें इन्होंने करनी है। यार कौन सा बंदा है, क्या इमरान खान ने 2014 में जिन चीज़ों से इनकार करा कौन सा नहीं किया। सही बात है। अपोजिशन में और हुकूमत में जिस तरह गिरगड़ की तरह पॉलिटिशियन कुछ बदलते हैं, अनबिलीवेबल है। यही आसफ अली जरदारी जिनके साहबजादे आज इनके साथ है, मैं कहते थे नवाज शरीफ नासूर है, नासूर। बिल्कुल, लाहौर में कहा, जुदा कर देना मॉल रोड चाहिए, पे कहा था नासूर जरदारी को साहब कहते हैं तन। और कहते थे कि अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा अगर इनके साथ हाथ मिलाया, अल्लाह भी माफ, अल्लाह को भी ले आए। ओ भाई तुम बेनामी अकाउंट ले आओ, पैसे ले आओ, डीले ले आओ, ना लाओ, अल्लाह को तो ना लाओ। रब्बुल आलमीन तो कुल कायनात का रब है, वो एक बंदे का तो नहीं। इसी तरह मोहतरम शहबाज साहब कहते थे गले में घसीटूंगा। इमरान खान साहब ये कहते थे बदकिस्मती है हमारे सियासतदान जोशे खताबत में अपनी कार्रवाई कारकर्दगी अच्छी दिखाने की बजाय दूसरों को गाली गलोच या बुरा बनाने के लिए आखिरी हदें क्रॉस कर जाते हैं। फिर मकाफत अमली इसी को कहते हैं। 2014 का धरना निकाल लें। आज जो इमरान खान साहब कह रहे थे उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, असमद यार वली, महमूद अचकदी अंदर क्या तकरीरें कर रहे थे और बार इमरान खान साहब क्या कर रहे थे। तो जो इमरान खान साहब कह रहे थे आज सेम वही है। इसे कहते हैं मकाफात अमल। इसीलिए कहते हैं अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। ये अपने अल्फाजों का आपको जब कैदी बना देती है तो आप भाग नहीं सकते। बिल्कुल। आप इन दोनों के 200 क्लिप्स मुझसे मंगवा ले,
मुझसे मंगवाना है। 197 मैंने इमरान खान साहब के क्लिप्स निकालने हैं, गलती से मैं उनको 20-25 साल से जानता हूँ और बदकिस्मती से इतना ही ये शरीफ बरादरान को जानता हूँ। अब तारड़ साहब बहुत रीजनेबल आदमी है और गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी करते हैं, इन्हें पता है घर में भी कुछ इख्तलाफ है, ना छेड़ा करें, बस छोड़े। इस मुल्क खूबसूरत है नहीं, ये बात बड़ी अच्छी करते हैं, बात जज्बाती हो गए ना, पर्सनल बन जाते हैं। जर्नलिस्ट की कोई जाती लड़ाई किसी से नहीं होती, वो अवाम का इन्हें। इमरान खान कल मैं कहता था धरने में ठीक था कि यार उसका मौक़िफ़ था करप्शन के खिलाफ, अब मैं यही कह रहा हूँ इमरान खान डिलीवर जीरो और डिलीवर्स उसकी टीम ले बैठी। तो भाई मैं उसका स्पोक्समैन ना पीटीआई का हूँ ना नून लीग का हूँ, लेकिन बदकिस्मती है कि अलीबास इस कौम ने इसी तरह ख़राब होना है। मैंने और आपने आज भी जिस अस्पताल में नवाज शरीफ है, यहाँ आप डायलिसिस के लिए भेजे 1 साल की डेट मिलेगी, बिल्कुल ऐसे आज ही पीआईसी में 2 साल की एंजियोग्राफी की डेट मिलेगी। आज भी लाहौर में कोई ऐसा अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है जिन्हें मैं आप यहाँ ये पॉलिटिशियन जितने भी इनके जो भी सियासतदान है अपने बच्चे को उस पढ़ा सके। इनका हमारे साथ रिश्ता क्या यार। अली बात जो जिंदगी में और आप गुजरते हैं इन्होंने कभी गुजारी है? ये कभी स्टाफ पे खड़े हुए हैं? इनको तो पता ही नहीं इनकी जायदादें कितनी है। तो लिहाजा अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। बिल्कुल सही, आपने सही जो अवामी जज्बात है उनकी सही आपने ज़बरदस्त तर्जुमानी कर दी है। तारड़ साहब के पास जाते हैं। मौलाना साहब ने जो आज वार्निंग दी है हुकूमत को, तो कह देना कि जी 2 दिन के आपको मोहलत है, इमरान खान सरगोल करें, निकलें यहाँ से, इस्तीफ़ा दें, लेकिन उन्होंने इदारों के हवाले से भी बड़ा खुल के कैंडिडली कोई उन्होंने भरम बाकी नहीं रहने दिया जो होना चाहिए था या जो होता है अमूमन। दिखाते सर पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार करें। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं तो फिर 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। मैंने नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी सुन लिया, महमूद खान ने भी सुन लिया है, मेरे तमाम हसन इकबाल साहब भी सुन रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी सुन रहा है और उवैस कुरानी भी सुन रहा है और नवाज शरीफ ने भी सुन लिया ये बात, आसिफ अली जरदारी ने भी सुन लिया ये बात। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। जी तारड़ साहब इसकी तायद करते हैं ये जो अल्फाज हैं मौलाना साहब? देखिए, इस पे हमारी जो सीनियर क़यादत है उनका एक मशावरती इजलास होगा और इस पे जो है पार्टी अपना स्टांस उस मशावरती इजलास के बाद देगी। एक चीज पर हम मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को हर सूरत इस्तीफा दे के घर जाना चाहिए क्योंकि वो और उनकी टीम जो है वो फेल हो चुकी है। मगर अल्टीमेटम के हवाले से हमने अभी अपनी पार्टी में बात की है और उस पे यही रद्द अमल सामने आया है कि सीनियर क़यादत सर जोड़ के बैठेगी और एक वाज़े लाए अमल का उसके बाद मशावरत के बाद ऐलान किया जाएगा। कुछ चीजें मेरे भाई शेख साहब ने यहाँ पे बात की बड़े बोल के हवाले से, तो आप कोई पुरानी बात नहीं है, आज से कोई 5 साल पुरानी बात है 2014 की, जब शलवारे गीली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसको नवाज शरीफ को गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम हाउस से बाहर घसीट लाओ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा एक टेलीफोन कॉल जो है वो आरिफ अलवी साहब ने जब इतला दी इमरान खान साहब मोहतरम को कि पीटीवी पे हमला हो गया तो उन्होंने आगे से मुबारकबाद दी और पुरतशद्दद जत्थों ने जो इस्लामाबाद का हाल किया, डी चौक का, रेड जोन का, पार्लियामेंट के गेट्स का, इनसे आप क्या पूछते हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे देकर पार्लियामेंट पे लानत भेजी और पार्लियामेंट के अंदर से तनख्वाहें लेते रहे, सेक्रेटरी असेंबली की मिन्नतें करते रहे कि हमारे मेडिकल बिल, हमारे टीएडीए मत रोकना। तो यानी जो कॉलो फेल का तजाद है। और मैं देखिए जो आपने बात की कि जी एक शख्स को गाली निकालना फिर उसके साथ बैठना, तो इसमें तो इमरान खान साहब ने माशाल्लाह महारत हासिल कर ली है। शेख रशीद चपड़ासी से वजीर रेलवे बना, परवेज इलाही साहब के बारे में क्या क्या अलकाबाद से ये उनको नवाजते थे और आज उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट है। तो देखिए अच्छा इस बहाने पर आ गई है, एक तो है हम सारे इकट्ठे हो गए तो कोई नहीं। एक तो है दुनियावी सियासत, देखें उसमें किसी भी मुल्क का सियासतदान को बहुत पाक पवित्र नहीं है। इमरान खान भी सियासी गुनाह गलतियां करता रहा है, आपसे भी हुई हैं, पीपल्स पार्टी से।
वो सबसे होती हैं और वो होती रहेंगी, क्योंकि हम एक इवॉल्विंग स्टेट है, हम एक डेवलपिंग स्टेट है। लेकिन मौलाना साहब, मजहब का नाम, मौलाना साहब ने अभी 2 रोज पहले कहा कि जी हम इमाम हुसैन के वारिस हैं और हम उनकी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम ये, जब आप इस्लामी इस्तिआरे इस्तेमाल करें, जब आप कहें हम मजहब के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, तो फिर तो सियासत में मुनाफकत या सियासत में दोहरापन नहीं होना चाहिए ना। हाँ, दुनियादार लोग हैं, दुनियावी सियासत करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई नहीं, सबसे होती हैं, लेकिन मजहब का नाम इस्तेमाल करेंगे वो तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो सियासी जमात है वो एक मजहबी सियासी जमात है, और वो देवबंद के एक बड़े आलिम हैं और एक देवबंद के बड़े आलिम के बेटे भी हैं। तो ऑब्वियसली उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि उनके रूट्स वो हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। और बाकी भी अगर आप देखें कि इस खित्ते के अंदर, अगर आप इस हमारे साउथ एशिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं, आप बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश में तो खैर अभी जमात इस्लामी को उन्होंने बड़ा कॉर्नर किया, बट आप इंडिया में देखें जो दीनी मजहबी जमातें हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी जो है वो ग्राउंड लेवल की सपोर्ट जो है वो एक मजहबी तौर पे है, तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसी बात जो है वो उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मजहबी दीनी जमातें हैं और राइट विंग की जमातें हैं। तो ये राइट लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है ये पूरी दुनिया में चलती है, तो मेरे ख्याल से इसमें हर्ज कोई नहीं है। और मौलाना साहब ने जो इस्तीफा स्टांस लिया है उनको खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर बन के वर्क किए हैं और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी। आज वैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी तारीफ की मौलाना साहब की, हजरत मौलाना, उन्होंने बड़ा तारीफ की। एक आपकी यहाँ से ब्रेक से वापसी पर जरा शेख साहब ने और जो कुछ कहा है आज शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना ने, वो भी जरा आपके सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने जो तनकीद की आगे चल के ज़रा आपको दिखाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी, हालांकि वो बीमार हैं काफ़ी अरसे से, वो बिल्कुल ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ना कोई जलसा था, कमर में उनकी तकलीफ़ थी, लेकिन आज हमें वो शहबाज शरीफ नज़र आए हैं जो इलेक्शन से पहले के शहबाज शरीफ थे। जिस तरह उनका हाथ जो है वो माइक में, आप ज़रा बल्कि दिखाएं, जो उन्होंने बैशिंग किया इमरान खान साहब के ऊपर आज पूरे जोश के साथ। 1.25 साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गई हैं। आज दिन आ गया है कि इमरान खान की चीखें निकलनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। और जब तक हम इमरान नियाजी से पाकिस्तान की जान नहीं छुटती, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। आज यहाँ दिमाग खाली है, भेजा नहीं है और जादू टूने से हुकूमत चला रहा है। मुझे जो खतरा ये है कि ये तब्दीली जो जादू टूने के जरिए लाना चाहता था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई है। जी, शहबाज शरीफ साहब भी चार्ज हो गए हैं शेख साहब पूरी तरह से। जी, बीमार रहते हैं, लेकिन जब बेड से उठ के आते हैं तो फिर ऐसे जज्बाती भी हो जाते हैं और फिर जब कुछ तकलीफ आती है तो बीमार हो जाते हैं। धूप छाँव का खेल है, ये चलता रहता है। लेकिन आप देखिएगा कि जिस नौयत के साथ ये चलते रहे हैं, उसके साथ मौलाना साहब के साथ, और जैसे इन्होंने इनका इस्तकबाल किया लाहौर में, तो आपके सामने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, उसकी फकीदुल मिसाल इस्तकबाल था, जिसमें इनका एक छोटे से छोटा वर्कर भी आके स्टेज पे नहीं हाजिर हुआ। आज आके इन्होंने यहाँ पे बड़ी धुआंधार, जरा मौका था कि जनाब आज मीडिया भी होगा, सब होगा, तो उन्होंने उसको बहती गंगा में हाथ धोने की जो है कोशिश की है। ठीक किया है। हिमायत कहाँ तक हासिल है मौलाना साहब को, मैं आपसे ये कहूँगा। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बड़ी पार्टीज उनके साथ नहीं है, ये जस्ट उसको बेनिफिट लेना चाह रही है, उसको एक फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं इस क्राउड का, इस मीडिया का। उनकी सपोर्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि झंडे भी इनके नहीं है, इवन बंदे तो हैं नहीं, झंडे भी इनके नहीं है। वहाँ पे आपको एक झंडा भी नजर नहीं आएगा। आप देखिए कि सारे देखिए जो जुलूस ये दिखा रहे हैं, लेकिन नून लीग की आज गाड़ियाँ मैंने इस्लामाबाद में देखी हैं। जी, किन की? नून लीग की छोटे छोटे जुलूस इनके आज मैंने देखे हैं इस्लामाबाद। अच्छा, फिर आप बड़े लकी हैं। देखिए, मैं इस बात पे आऊँगा कि यार हिमायत किसकी हासिल है इनको प्रैक्टिकली। अच्छा, जई साहब की,
अचक साहब की स्टैंडिंग क्या है? अचक साहब के पास एक सीट नहीं है, ना प्रोविंशियल की और ना इधर की नेशनल की। प्रोविंशियल की आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नेशनल की तो कोई भी नहीं। आप आ जाए असफंद यार वली साहब की ANP की, उनकी एक ही सीट है जनाब। फिर उसके बाद आ जाए आफ्ताब शेरपाव की एक भी सीट नहीं है जनाब। ये तो वो सपोर्टर है, नूरानी साहब की एक सीट भी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। तो ये जो कहते हैं जी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग दो बड़ी जमातें और दोनों सेकंड थर्ड पे। सर ये तकरीरें हैं सर जी, आपने देखा नहीं एक दूसरे को कैसे ये डिच करते चले आए। आप हिस्ट्री पढ़ें सर, आप इसी इलेक्शन के बाद को देख लें, ठीक है ना जी। मैं पुरानी तारीखों में नहीं जाता, कैसे घसीटा आप खुद ही दिखा रहे थे और कैसी बातें आप सुनवा रहे थे। जो इन्होंने इलेक्शन के बाद किया, जनरल इलेक्शन के बाद हुआ, उसमें कैसे एक दूसरे को डिच किया, ठीक है ना जी, वो आपके सामने। अब उस तफसील में क्या जाऊँ, यानी आखिर पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का था, उनका कैंडिडेट था, एक कॉमन कैंडिडेट लाने की कोशिश कर रहे थे, बीच में से मौलाना साहब खुद ने खुद कैंडिडेट बन गया, मैं तो खुद सदर बनने के लिए आ गया हूँ। और फिर उसके बाद खुद दुल्हा बन के एतजाज एहसन साहब के उन्होंने चीखें निकलवा दी चला। अब उस पर क्या तफसील में जाए, ये एक दूसरे को डिच करते आए हैं, तो कोई कॉमन एजेंडा इनमें नहीं है। ये वैनिश हो जाएगा सर, 2-1 रोज के अंदर वैनिश हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा प्रैक्टिकली है नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर को किस एजेंडा तो वाज़ेह हो गया आज, क्या एजेंडा क्योंकि उनका मुझे समझा दे, मुझे कायल कर दे, तो मैं मुतालबात क्या थे? प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा। तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा खाला जी के कह रहा है कि कोई भी आएगा इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो तो कह रहे हैं कि लोग पाकिस्तानी अवाम वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होकर भी हटा सकती है। कोई दाखिल होने की कोशिश भी, मैं अब नहीं जाना चाहता उस बिटरनेस में जो हमारी पार्टी की तरफ से में रिस्ट्रेंट है। हम कोई इसकी सब ये ऐसे तलखी नहीं पता। अच्छा, आपको रिस्ट्रेंट है, और जो आज इमरान खान साहब ने मौलाना साहब की बखियों धेड़ दी है गिलगित में खड़े हो गए। हम देखिए, खुद खान साहब को हर तरह की आज़ादी है कहने की। खान साहब ने भी बड़ी, मेरे ख्याल में जितना इन्होंने किया है उतना नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, ठीक है ना जी। अब इनकी जो पॉलिसी होगी उसी के हिसाब से हम अपने आप को सेट करेंगे, ठीक है। हम अभी भी रेस्ट्रेंट से मैं आज की इस बातचीत में बहुत सारी बातें दिल में, लेकिन मैं नहीं लाना चाह रहा, इसलिए कि मैं अभी लीडरशिप की इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहाँ मुझे इशारा क्या होता है, हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो बात ये सर कि इनका कोई एजेंडा नहीं है और ये जाने वाले भी नहीं है, ना इन्होंने कुछ करना है। गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती कि यार, अगर क्राउड की आप बात करते हैं, ये क्राउड लेके आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि यार इमरान खान 140 सीटों के साथ बैठे हुए नेशनल असेंबली में, क्या वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते? ये तो ना कहे कि भाई मौलाना साहब आगे, मौलाना साहब मैं एक चीज़ आपको, तो मौलाना साहब की सिर्फ जैसे पहले मैंने आज का पॉकेट्स हैं वहाँ, उससे आगे कुछ भी नहीं है ना इनके पास। शेख साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत खतरनाक तसादुम है ना कि चूंकि वो अपने बंदे लेकर आए हैं। मैं नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि कहते हैं ना जी कि हम सारे पाकिस्तान की वफाक की इकाई बन के आ गए। भाई कहाँ से वफाक की इकाई? आपके सारे मदारस के जो तलबा है वो हैं, और उसके अलावा बड़ी पार्टी के तो लोग वो जॉइंट ऑपोजिशन को वफाक की इकाई कह रहे हैं। अपोजिशन कहाँ से है सर? मैं यानी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, मैं देखूंगा कि इनके झंडे भी साथ में नजर आएंगे, इनके कायदीन भी साथ में नजर आएंगे, और फिर बाकायदा एक प्रोग्राम ये बताएंगे कि हमारा ये प्रोग्राम है। अभी तो खुद उलझे हुए हैं, नहीं पता, कंफ्यूज है कि आपने करना क्या है। सिर्फ करने का जो वो ये है, इन द बैक ऑफ माइंड जो एक स्टोरी चल रही है, एक मिल चल रही है इनके दिमाग में, वो ये है साहब ये करप्शन को किस तरीके से निजात दिलाई जाए। और उसमें अब मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं होती कि देखिए मौलाना साहब उस हद तक उसमें कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने इनके एजेंडा को किसी तरीके से परचेज कर लिया है और उसको उन्होंने जनाब उससे अवेल कर लिया हुआ है। राइट। देखिए उन्होंने एक तो ये किया कि यार उन्होंने जो सुबह की जनरल इलेक्शंस में हुई थी, हाँ, और उसके बाद से वो परेशान हैं, इसलिए कि वो कहते हैं यार इलेक्शन होने चाहिए। कितने इलेक्शन करवाएंगे? अगर मैं फिर जीत गया उनसे और उसके बाद फिर मैं जीत गया, तो इसका मतलब है उस वक्त तक जमहूरियत नहीं है जब तक मौलाना साहब जीत नहीं जाते, या जब तक जनाब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आ जाती। यहाँ तो तस्वर यही है ना, और ये चीज़ तो होने वाली नहीं है। अब ये दूर की बात। राइट जी। बिलावल साहब ने जो तनकीद की मीडिया के ऊपर, यानी हुकूमत से तो मीडिया को शिकायत है, मीडिया के कुछ फैक्टर्स को, मीडिया के कुछ कॉर्नर्स को, कि जी हुकूमत मीडिया को शायद जो है वो स्क्वीज कर रही है, लेकिन बिलावल साहब ने भी आज मीडिया पे तनकीद कर दी है। दिखाएं जी। ये किस किस्म की आजादी है कि मीडिया पे रॉन्ग एजेंट का इंटरव्यू, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू तो चल सकता है, मगर इस मुल्क का साबिक सदर जरदारी का इंटरव्यू तो नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं चल सकते हैं, मोहम्मद शरीफ की गुफ्तगू नहीं चल सकते हैं। अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। राइट जी। भट्टी साहब माशाल्लाह आप एक चैनल को हेड कर रहे हैं, और अभी इस वक्त भी हम
इन्हीं के शो के ऊपर बात कर रहे हैं। आज सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशन हुई, आपके चैनल पर भी ट्रांसमिशन हुई। मौलाना साहब की तकरीर दिखाएगी, बिलावल साहब की कल भी तकरीर दिखाएगी, मीडिया ने दिखाई, आज भी दिखाई, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाई, अकरम दुरानी साहब की दिखाई, अभी तारड़ साहब हमारे साथ हैं। तो मीडिया कहां से सिलेक्टेड मीडिया हो गया, बिलावल साहब जो फरमा रहे हैं? अच्छा, अमीर अब्बास बड़ी बदकिस्मती है, बुत हमको कहें काफर अल्लाह की मर्जी। अब बिलावल साहब हमें जर्नलिज्म सिखाएंगे। यार अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, या अल्लाह इस मुल्क को आफत से बचा। जिनके वालिद मोहतरम एक वसीयत से पार्टी सरबराह बने हैं, उनकी बेनज़ीर की शहादत से 7 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिसमें नहीं था गुआ इनका, लेकिन मैं उस डिटेल पे भी नहीं जाता, छोड़ दे। ओ मेरे भाई, किस मुंह से कह रहे हो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी? मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूं। 97 जंग अखबार 24 सफ़ों से एक सफ़े पर आ गया। मैं अपनी गाड़ी पर कागज लेके जाता था, जंग अखबार 24 सालों से 24 पेजों से एक पेज पे आ गया। मुशर्रफ आया, इनका रूहानी उस्ताद, उसने हम पर पाबंदी लगाई। नवाज शरीफ दौर में 2 सहाफ़ियों पर फायरिंग हुई। तो यार हर दौर में आपको इजी टारगेट सहाफ़ी मिलता है। और भाई कौन से नशबाज साहब को हम नहीं दिखाते? बिलावल साहब हर तीसरे दिन आकर मीडिया पर ही गालियां मीडिया को पर ही दे रहे होते हैं। और भाई कितनी कवरेज आपको नहीं मिली। अब मौलाना साहब आए, इवेंट बड़ा हुआ, मौलाना साहब का हक है हमें कवर करना। हम कोई इमरान खान या पीपल्स पार्टी से ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं रखते। ये इनकी ख्वाहिश ये है कि इक़्तिदार इनके पास रहे। जब किसी भी सियासी जमात से इक़्तिदार छिन जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कानून ख़त्म हो गया। और भाई पिछले 10 सालों में देखो आपने ऐड किस किस को दिए, अपने गिरेबान में झांको। सही है। किस किस को, साफी को आपने मंथलियां लगाई, साफियों को पैसे पे किसने लगाया? करो एहतसाब आज अभी करो। अच्छा दूसरी बात छोड़ दे, इमरान खान साहब भी इसी तरह गलत बयानी करते रहे, छोड़ दे, उनकी बातों में भी तजाद अगर मुझे कहेंगे तो 1001 बता दूंगा। मौलाना साहब लाहौर आए, मैं उनसे जाके मिला, सख्त शहबाज शरीफ से नाला थे, सख्त, थोड़ा से नहीं बहुत ज़्यादा। ये तारड़ साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं शहबाज साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ये 24 सालों का इक़्तिदार का नशा इतनी जल्दी कहाँ जाता है, बल्कि 40 सालों का 81 से मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब एक वो जो था बड़ा यार जमहूरी आदमी, जिसकी जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद थी, ज़ियाउल हक उनके मिनिस्टर बने थे, मुझे याद आ गया, बड़ी जद्दोजहद थी ज़ियाउल हक की जमहूरियत के लिए। और मैंने वही वर्शन लेना था। गुजारिश ये है कि मुझे बताएं कि क्या इनके इमरान खान के 126 दिन पे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया? पुरअमन एहतजाज करना आज भी मैं कह रहा हूँ हर सियासी जमात का हक है, बिल्कुल सही। लेकिन खुदा के लिए कभी अवाम के लिए भी तो निकले, कभी ये भी तो बताए ना। शहबाज आज वो कह रहे थे हमजा साहब, सॉरी वो ये बिलावल, और अरबोपति लोगों को ये सहूलत दी। ओ भाई आप 3 करोड़ रुपए को रोजाना आग लगा के सेको सर्दियों में। अमीर अब्बास मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों खानदानों को 3 करोड़ को रोजाना आग लगा के सेको, 30 साल इनके पैसे नहीं इनके खत्म होते, 30 साल। तो यार हमारा और इनका क्या वास्ता? ये बड़े लोग हैं, कभी इनकी बारी आ गई, कभी नून लीग की आ गई, पीपल्स पार्टी की भी बारी आ गई, सिर्फ आवाम को तलीम सेहत, और इनकी आ गई आवाम को तलीम सेहत और इंसाफ की सहूलतें दे दो तो बस हुकूमत आप ही करें। हम इनसे खुश हैं, हमसे आपसे ये नाराज ही रहेंगे। सही बात है। अच्छा तारड़ साहब, हम इनसे खुश हैं जो भी आए, ये ठीक है। तारड़ साहब, मौलाना साहब का अल्टीमेटम जारी बात है, अभी तक तो अपोजिशन का ही मुत्तफिका तौर पर समझा जाएगा। अगर 2 दिन के बाद खान साहब कोई फैसला नहीं करते, जो कि ज़ाहिरन अभी तक लग रहा है कि वो नहीं ये फैसला करेंगे, तो ये तारीख बढ़ती जाएगी या कदम आगे बढ़ेंगे? देखिए ये तो अभी मौलाना साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि इस अल्टीमेटम के हवाले से हमारी पार्टी ने जो है वो ऐलान नहीं किया। हमारे मरकजी कायदीन जो है वो स्टेज पर जरूर मौजूद थे, बट इस ऐलान के हवाले से अभी हमने फैसला करना है। जो भी फैसला होगा उससे हम मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी आगाह कर देंगे, अवाम के सामने भी बात करेंगे। ये मौलाना साहब बेहतर बता सकते हैं। 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि बिलावल साहब ने जो तनकीद की उसका एक बैकग्राउंड है। हमें अभी 3 दिन पहले एहतसाब अदालत में साद रफीक साहब के इर्द गिर्द जो है वो एक
पुलिस के अंदर ना भी एक पहलवान होते हैं जो कबड्डी खेलते हैं, उनको बाकायदा भर्ती किया जाता है। वो तकरीबन 20-25 पहलवानों का हिसार था और उनको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। ये हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स किसी भी केस में क्यों ना हो, पॉलिटिकल केस हो ना हो, और जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं वो मीडिया से बात नहीं करेंगे और उनकी कवरेज पर भी पाबंदी लगाने की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी की गई है और हमें ये इत्तलात मौसूल हुई है। तो मीडिया पर शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये पेमरा की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसके तहत जिसके मतहत जो है पुलिस इन लोगों को अदालतों में पेश करती है, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है जब जहांगीर तरीन जैसा नाहल शख्स जो है वो काबीना में बैठ के इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर सकता है, तो फिर आप ताज रफीक को किस बात से रोक सकते हैं। और दूसरा, शेख साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इरफान खान साहब के जो फरमुदाते धरना 2014 है उसमें उन्होंने चंद लोगों के सामने खड़े होकर कहा था कि आप इससे 8 लोग ले आए, वो कह दें गो इमरान गो तो मैं घर चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आरिफ उमर भट्टी साहब। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।